हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमने लास्ट टाइम जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें हमने इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। उसने हमने क्या सीखा था कि अगर मैग्नेट और कॉइल मोशन में होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। उसकी वजह से करंट फ्लो करते रहते हैं। और उसके बाद हमने दो कॉइल को लिया था, एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और दूसरा उसके विसिनिटी में रखा है। तो जैसे ही कॉइल मूव करता है तो कॉइल के मोशन की वजह से भी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो ये हमने स्टडी किया था। अब ये क्यों होता है, इसका स्टडी फैराडे ने किया, उस पे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उसके ऊपर लॉ बनाए। तो अभी हम इस चैप्टर में या इस लेसन में या इस लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं, फैराडेज लॉ। एंड देन फैराडेज लॉ क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसमें लेंज लॉ को अप्लाई करेंगे एंड देन देखेंगे ये फॉर्मूला क्या बनता है। ठीक है, तो आते हैं हम फैराडेज लॉ पे। तो फैराडेज ने दो लॉ बनाए हैं, उसका हम स्टडी करते हैं। तो पहला जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो फर्स्ट लॉ है फैराडे का, वो क्या कहता है, whenever there is a change of a magnetic flux in a closed circuit and induced EMF is produced in a circuit। तो जब भी क्लोज लूप के साथ, एक क्लोज लूप है और उसके सामने मैग्नेट या मैग्नेटिक फ्लक्स कम या ज्यादा होता है। अगर ये मैग्नेट नजदीक आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अगर दूर जा रहा है फिर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उस केस में इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ सर्किट। तो ये है हमारा पहला लॉ। अब ये हमें नहीं बता रहा है कि कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये हमें पता नहीं है। सो ऑल्सो इफ द कंडक्टर कट्स द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ is induced between the ends, between the end। अगर यहां से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप, अगर हमने लूप को लिया है, अगर ये लूप मूव करता है, ये लूप क्या करता है, मूव करता है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, ये कट करता है। तो अगर ये लूप मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, तो इस लूप में क्या इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ। इसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको मूव कर रहे हैं, वाइट इज अ मैग्नेटिक फील्ड और ये कॉइल मूव हो रहा है। तो इस कॉइल को जब हम मूव करते हैं इस तरह से, तो वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम ज्यादा होगी। तो उस केस में भी इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो क्या क्या, अल्सो इफ द कंडक्टर कट्स द लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस बिटवीन देम। तो अब देखो ये क्या बता रहा है, सिर्फ इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस कब होगा, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन इसका वैल्यू हमें नहीं बता रहा है, इसका वैल्यू हमें नहीं बता रहा है। इसलिए ये क्या है, ये है क्वांटिटेटिव, सिर्फ क्वांटिटी बता देता है। ओके, ये है, सॉरी, ये है हमारा क्वालिटेटिव लॉ। इसे हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव लॉ। तो सिर्फ ये क्या बता रहा है हमें, क्वालिटी। सो दिस इज क्वालिटेटिव लॉ। ये क्या है हमारा, तो ये सिर्फ ईएमएफ की क्वालिटी बता रहा है, कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, क्वालिटेटिव लॉ। सिर्फ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बता रहा है कि ईएमएफ किस तरह से इंड्यूस होगा। तो ये हो गया पहला लॉ। पहला लॉ समझ में आ गया। अगर ईएमएफ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है क्लोज सर्किट में तो क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये हो गया पहला लॉ। अब फैराडे ने दूसरा लॉ क्या कहा, फैराडे ने कहा दूसरा लॉ, दैट सेकेंड लॉ, द magnitude of induced EMF produced in the circuit is directly proportional to rate of change of magnetic flux link with the circuit। अब उन्होंने क्या कहा कि अगर ये EMF प्रोड्यूस हो रहा है, अब वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उसका वैल्यू या मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो ये सेकेंड लॉ हमें यूजफुल है। सेकेंड लॉ क्या कहता है,
मैग्नेट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कितना है, उसका मैग्नेट्यूड कितना है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये किस पे डिपेंड करता है, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे ये ईएमएफ डिपेंड करता है। तो ये हमें क्या बता रहा है, मैग्नेट्यूड बता रहा है। तो ये क्या है हमारा क्वांटिटेटिव लॉ, ये क्या है क्वांटिटी, तो हमें क्वांटिटी बता रहा है, क्या बता रहा है, क्वांटिटी, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसकी क्वांटिटी हमें बता रहा है। तो अब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। सपोज हम लिखते हैं, सपोज phi is magnetic flux link with the coil or circuit. Okay, magnetic flux link with the time will link with the circuit at time t, at time t, and E is a EMF. Okay, then induced EMF is given by, then induced EMF is गिवन बाय, अब इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लॉ क्या कहता है हमें, इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी, डी फाई बाय डी टी। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दे तो इसमें कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, एक कांस्टेंट, क्या होगा, E इज इक्वल टू के डी फाई बाय डी टी, के डी फाई बाय डी टी। अब अगर इफ E phi and T in same system of unit, in same system of unit मीन CGSM के अगर सेम सिस्टम में है, यूनिट के सेम सिस्टम में तीनों का वैल्यू, देयरफॉर K इज इक्वल टू 1, तो K का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, K का वैल्यू होता है 1। देयरफॉर EMF इज इक्वल टू क्या आएगा, EMF इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। ये हो गया मैग्नेट्यूड, ये क्या हो गया, मैग्नेट्यूड। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए हमें लगता है लेंस लॉ, लेंस लॉ आगे सीखने वाले, लेकिन अगर हम इसको लेंस लॉ अप्लाई करते हैं, इसको क्या अप्लाई करते हैं, लेंस लॉ, अगर हम इसको लेंस लॉ अप्लाई करते हैं, यूजिंग लेंस लॉ, तो यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, माइनस डी फाई बाय डी टी, ये होगा यूजिंग लेंस लॉ। अब लेंस लॉ क्या है, लेंस लॉ हम आगे सीखने वाले हैं, लेकिन हमें क्या फॉर्मूला मिला, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। ठीक है, अब हमने अगर एक सर्किट लिया है या कॉइल लिया, इफ कॉइल हैविंग n number of turns, n number of turns, if coil having n number of turns, coil के पास कितने number of turns है, n number of turns, then flux is given by, और total flux is given by, total flux phi is equal to n time of phi dash, n time of phi dash, where phi dash is number of flux per unit term, where phi dash is magnetic flux per unit turn, per unit turn, एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स होगा, फाई डैश, तो n नंबर ऑफ टर्न के साथ कितना होगा, n फाई। अब ये वैल्यू ऊपर पुट करो, अगर ऐसा इक्वेशन आया तो E इज इक्वल टू माइनस डी एन डी फाई डैश अपॉन डी टी, तो इसमें से हम n कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे, n डी फाई डैश बाय डी टी। सो यूनिट टन के इसको हम n से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टन से, तो हमें क्या मिल जाएगा, EMF मिल जाएगा। तो अब हमें EMF का वैल्यू मिल रहा है, EMF का वैल्यू मिल रहा है, इसलिए हमें मैग्नेट्यूड का वैल्यू मिल गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव लॉ, इसे क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव लॉ। चलो अब अगर इसका हम ऐसा यूनिट बताएं, EMF का ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। EMF है, EMF का ऐसा यूनिट होता है
वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट। और अगर यहां से यूनिट निकालेंगे तो इसका यूनिट क्या है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर और टाइम का सेकेंड, तो ये होगा वेबर पर सेकेंड। दूसरा यूनिट क्या होगा, वेबर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ। तो फैराडेज सेकेंड लॉ क्या कहता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो हमें क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू माइनस नंबर, दैट नंबर ऑफ टर्न्स एन टाइम डी फाइव बाई डी टी। सेम फॉर्मूला, अगर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो फ्लक्स को हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को एन से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ। अब ये लॉ कैसे आया आपको तो पता है अब, कि अगर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो क्यों प्रोड्यूस होगा, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चेंज होता है, मीन्स फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। आपने पहले कंसेप्ट स्टडी किया होगा, अगर किसी वायर में करंट फ्लो करता है, अगर किसी वायर में करंट फ्लो करता है और यहाँ हमने मैग्नेटिक नीडल को रखा है, अगर हमने मैग्नेटिक नीडल को रखा है तो मैग्नेटिक नीडल क्या करती है, मूव होती है। मैग्नेटिक नीडल मूव होती है, क्यों मूव होती है, क्योंकि सराउंडिंग में क्या बनता है, सराउंडिंग में बनता है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इस निडल के ऊपर टॉर्क अप्लाई करता है या फोर्स अप्लाई करता है, क्या अप्लाई करता है, फोर्स या टॉर्क। सिमिलरली सिमिलरली जब वायर को हम या लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किस में रखते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो वायर के अंदर क्या होता है, स्टेशनरी चार्ज, क्या होता है, स्टेशनरी चार्ज। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और चार्ज मोशन में आ जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो इसके वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इसके वजह से क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो सेम कंसेप्ट है, यहाँ मैग्नेटिक नीडल पे फोर्स अप्लाई होता है, यहाँ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स और अप्लाई होता है, और उसके वजह से ईएमएफ डेवलप होता है, उसकी वजह से क्या डेवलप होता है, ईएमएफ। तो फैराडे दो लॉ समझ में आए, एक लॉ हमें क्या बताता है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और दूसरा लॉ बताता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उसके प्रोपोर्शनल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, दैट इज ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब आते हैं कि लेंस लॉ क्या कहता है हमें, हमने तो यहाँ कहा लेंस लॉ की वजह से निगेटिव साइन आ गया, लेंस लॉ की वजह से क्या आ गया, निगेटिव साइन आ गया। तो अब लेंस लॉ क्या कहता है उसके ऊपर हम आते हैं। देखो, तो लेंस लॉ को सीख लेते हैं। लेंस लॉ क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस करंट in a circuit is such that the magnetic field produced by the induced current oppose the change in the magnetic flux। क्या कहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा इन अ सर्किट इज सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द इंड्यूस करंट, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करंट की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आया है वो क्या करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स को, जो भी बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है या मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस, उसकी वजह से क्या होगा, वो इंड्यूस ईएमएफ। सो इंड्यूस ईएमएफ इज सेम एज दैट ऑफ अ इंड्यूस करंट, जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा और जो भी करंट इंड्यूस होगा वो दोनों सेम होंगे। तो ये लॉ क्या कह रहा है, अब देखो ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, किसी भी सर्किट में ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो लेंस लॉ क्या कहता है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ये कॉइल क्या करेगी, उसको अपोज करने की कोशिश करेगी। तो ये कॉइल क्या करता है, कॉस को अपोज करता है, कॉस को क्या करता है, अपोज करता है। कॉस क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाए। तो लेंस लॉ में क्या कहते हैं हम, ये जो भी चेंजेस हो रहा है उसको अपोज करता है या कॉज को अपोज करता है, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो चेंज इन अ फ्लक्स दैट इज अ कॉज, उसको सर्किट क्या करता है, अपोज करता है, उसको अपोज करने के लिए वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। अब एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है कि सपोज हमारे पास एक कॉइल है, हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, और एक हम मैग्नेट को लेके आ रहे हैं उसके सामने, ये हमारा मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल।
अब अगर हम इस नॉर्थ पोल को नजदीक लेके आएंगे, नॉर्थ पोल को नजदीक लेके आएंगे, अब ये नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रांग होता जाएगा। चलो मैग्नेटिक फ्लक्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी। ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर मैग्नेट नजदीक आ रहा है, अगर मैग्नेट नजदीक आ रहा है तो क्या हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। और अगर दूर जा रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है। तो अगर नजदीक आता है फ्लक्स बढ़ रहा है। अब ये कॉइल क्या करेगा, जो भी फ्लक्स बढ़ रहा है उसको रोकने की कोशिश करेगा, उसको क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। अगर रोकना है इस मैग्नेटिक फ्लक्स को तो यहां क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, नॉर्थ पोल। क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, नॉर्थ पोल हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अब जैसे जैसे ये नॉर्थ पोल नजदीक आएगा तो कॉइल में भी ईएमएफ ऐसा सेट होगा कि कॉइल भी कौन सा पोल प्रोड्यूस करेगा, यहां नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करेगा। तो अगर नॉर्थ पोल के यहां हम एरो दे दे तो करंट हमारा क्या होगा, करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो जैसे ही नॉर्थ पोल नजदीक आएगा कॉइल भी क्या बनाएगा, नॉर्थ पोल, क्योंकि उसको अपोज करना है। जो भी फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसको स्टॉप करना है। लेंस लॉ क्या कहता है, जो भी फ्लक्स चेंज होता है उसको अपोज करने की कोशिश कौन करता है, लूप करता है। अगर उसको अपोज करना है तो उसको क्या बनाना होगा, नॉर्थ पोल यहां बनाना। और नॉर्थ पोल बनाना है तो यहाँ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उसी डायरेक्शन में करंट भी प्रोड्यूस होगा, उसी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो क्या होगा, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है मींस मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। अब वापस वो डिक्रीज को अपोज करेगा, वापस डिक्रीज को अपोज करेगा। अब मैं डायरेक्टली डायग्राम से आपको बताता हूं क्या हो रहा है। अगर ये हमारा एक कॉइल है और अब मैग्नेट दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल क्या है, दूर जा रहा है, मैग्नेट दूर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है। तो ये वापस कम होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को रोकने की कोशिश करेगा। तो यहां क्या क्रिएट करेगा, साउथ पोल। ये क्या क्रिएट करेगा, साउथ पोल। साउथ पोल मींस ईएमएफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ईएमएफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और करंट भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करंट भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। लेंस लॉ ये कहता है। तो अगर फ्लक्स डिक्रीज होता है तो ये उसको अट्रैक्ट करता है, और अगर फ्लक्स इंक्रीज होता है तो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है। मींस क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इसलिए साइन क्या आएगा, नेगेटिव। इसलिए साइन क्या आएगा, तो इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है, चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर रहा है। इसलिए साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसलिए साइन क्या आ रहा है, नेगेटिवली। सिमिलरली अगर हम साउथ वाले पोल को ले ले, साउथ वाले पोल को ले ले, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल के लिए। जो अगर हम साउथ वाले पोल के लिए ले ले, देखो यहां हमारा एक लूप है और साउथ पोल नजदीक आ रहा है, और साउथ पोल नजदीक आ रहा है, ठीक है। अगर साउथ पोल नजदीक आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो उसको रोकना होगा, अपोज करना होगा। तो ये कॉइल भी क्या प्रोड्यूस करेगा, साउथ पोल। तो करंट कौन से डायरेक्शन में होगा, करंट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करंट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ईएमएफ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको रोकना है। और अगर साउथ पोल दूर जा रहा है, अगर साउथ पोल दूर जा रहा है, मैग्नेट दूर जा रहा है, साउथ पोल दूर जा रहा है, तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको अट्रैक्ट करना होगा, डिक्रीज होने से रोकना होगा। तो यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईएमएफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा। तो ये क्या कर रहा है, जो भी कॉज है, जो भी कॉज है, अब यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होना ये कॉज है, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो ये इंड्यूस ईएमएफ क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, कॉज को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ये समझ में आ गया। तो लेंस लॉ क्या कहता है कि जो भी कॉज है उसको हमें अपोज करना है, इसलिए साइन क्या आता है, निगेटिव आता है, ठीक है। ये समझ में आ गया लेंस लॉ, इजी है। अब लेंस लॉ के बाद आते हैं ऐसा क्यों, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लेंस लॉ। लेंस लॉ जनरली एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो करता है। लेंस लॉ क्या करता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो करता है। देखते हैं कैसे। देखो अब अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ सीखते हैं, क्या एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
तो अगर हम कोई भी एनर्जी दे रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से एनर्जी मिल रही है कॉइल में, और कॉइल में क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, तो वो एनर्जी किस में, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, करंट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज। तो जितनी एनर्जी उसको मिल रही है उतना करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम इसी लॉ को देखते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा अपोज नहीं करता तो क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम बेसिक कंसेप्ट, द कॉज ऑफ इंड्यूस करंट मे बी आइदर मोशन ऑफ कंडक्टर और अ वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और सेकेंड चेंज ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द स्टेशनरी सर्किट, थ्रू द स्टेशनरी सर्किट। अब देखो किसी भी वायर में करंट कब इंड्यूस होगा, एक तो मैग्नेटिक फील्ड में वो वायर क्या करेगी, मूव करेगी, मैग्नेटिक फील्ड में वो वायर मूव करेगी, तब क्या होगा, इफ द मोशन ऑफ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में वायर मूव कर रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। और सेकेंड चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर कॉइल स्टेशनरी है और मैग्नेट नजदीक लेके आ रहे, कॉइल स्टेशनरी और मैग्नेट को नजदीक लेके आ रहे, तो मैग्नेट जब नजदीक आएगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा उसकी वजह से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, उसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा। दोनों रीजन समझ में आ गए, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है और हम वायर को मूव कर रहे हैं, एक केस। अब वायर या कॉइल स्टेशनरी है और मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, और मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, तो उन दोनों केस में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो आते हैं पहले केस में, मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, कॉइल को मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, और उसके अंदर कॉइल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, इसके अंदर कॉइल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो कॉइल जब मोशन करेगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ मूविंग कंडक्टर और अ वायर सच दैट थ्रस्ट एक्सर्ट ऑन अ कंडक्टर वायर बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें करंट आएगा या ईएमएफ आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर क्या अप्लाई करेगा, थ्रस्ट अप्लाई करेगा, चार्ज के ऊपर क्या अप्लाई करेगा, थ्रस्ट अप्लाई करेगा, ओके, या फिर वायर के ऊपर क्या अप्लाई करेगा, थ्रस्ट अप्लाई करेगा, टू अपोज द मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के मोशन को क्या करना है, अपोज करना है। मींस अगर कंडक्टर नजदीक आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर थ्रस्ट अप्लाई करेगा कि वो नजदीक ना आए, अपोज कर रहा है ना, लेंस लॉ कह रहा है। और अगर वो दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको खींचने की कोशिश करेगा, तो थ्रस्ट अप्लाई करेगा, क्या अप्लाई करेगा, थ्रस्ट अप्लाई करेगा पहले केस में, क्योंकि वो कॉज को क्या कर रहा है, अपोज। कॉज क्या है, कॉइल नजदीक आना कॉज है, तो कॉइल नजदीक आना कॉज है, तो उसको अपोज करना है, तो कॉइल को नजदीक आने नहीं देगा, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर थ्रस्ट अप्लाई करेगा। और अगर कॉइल दूर जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी वजह से, तो कॉइल दूर जा रहा है उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो वो क्या करेगा, कॉइल को खींचने की कोशिश करेगा, वापस अंदर लाने की कोशिश करेगा। तो क्या कर रहा है, मोशन को अपोज करेगा, कंडक्टर के मोशन को क्या करेगा, वो अपोज करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड केस, सेकंड केस क्या है, द चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द स्टेशनरी सर्किट, स्टेशनरी सर्किट है और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वो केस देखते हैं हम, सेकंड केस में क्या होगा, देखो अब केस सेकंड के लिए देखते हैं हम, द करंट सेटअप अ मैग्नेटिक फील्ड विद इन द एरिया बाउंडेड बाय द सर्किट इज अपोज टू द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड if field is increases and same direction is field is decreases। अब देखो जो हमने अभी अभी लेंस लॉ स्टडी किया कि अगर कॉइल है, कॉइल के नजदीक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, कॉइल के नजदीक क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मींस मैग्नेट नजदीक आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेगा, अपोज द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज से वो रोकेगा, अपोज करेगा, क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अब फील्ड इंक्रीज होने से रोकेगा। अगर फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो कॉइल में ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट इंड्यूस होगा, वो क्या करेगा, इंक्रीज को अपोज करेगा। और अगर कॉइल दूर जा रहा है, अगर कॉइल सॉरी कॉइल नहीं, मैग्नेट दूर जा रहा है, अगर मैग्नेट दूर जा रहा है, अगर मैग्नेट दूर जा रहा है मींस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, तो कॉइल उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मींस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने की कोशिश करेगा इन द सेम डायरेक्शन एज द ओरिजिनल फील्ड इफ द फील्ड इज डिक्रीजिंग। अगर फील्ड डिक्रीज हो रहा है, फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, मींस उसको सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो उसको अपोज करेगा, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मींस अगर यहाँ नॉर्थ पोल है तो ये भी नॉर्थ पोल बनाएगा, और अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो ये साउथ पोल बनाएगा, ये क्या बनाएगा, साउथ पोल बनाएगा। तो
सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये समझ में आ गया? ये हो गए दो। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता, हम मानते कि ऐसा नहीं हो रहा है, अपोज नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? चलो अब हम मानते कि ये अपोज नहीं कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? कॉइल सपोर्ट कर रहा है। मींस अगर कॉइल के नजदीक अगर नॉर्थ पोल आता है, कॉइल के नजदीक अगर नॉर्थ पोल आता है, नॉर्थ पोल नजदीक आ गया, तो कॉइल क्या करेगा? इसको सपोर्ट करेगा, साउथ पोल बनाएगा। क्या बनाएगा? साउथ। तो मैग्नेट को और अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट को क्या करेगा? और अट्रैक्ट। तो मैग्नेट जैसे ही अट्रैक्ट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स और बढ़ेगा, तो ईएमएफ और बढ़ेगा, करंट और बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा। सपोर्ट कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे मैग्नेट नजदीक आएगा करंट इंड्यूस होगा। अब ये सपोर्ट कर रहा है तो और नजदीक आएगा और करंट इंड्यूस होगा, और ऐसा चलता रहेगा, और ऐसा चलता रहेगा। कब तक? इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तक। तो इंफिनिटी से बदले क्या होगा? इसमें करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता, और इसके वजह से जूल हीटिंग होगा। इसकी वजह से क्या होगा? जूल हीटिंग। अब देखो जूल हीटिंग हो रहा है, वो इनफाइनाइट करंट तक बढ़ रहा है, तो ये सेल्फ सस्टेनिंग कॉइल हो गया। ये क्या हो गया? सेल्फ सस्टेनिंग मशीन हो गया। सेल्फ सस्टेनिंग मींस एक बार आपने उसको ऑन कर दिया, ये अपने आप चलता रहेगा। ऐसा कभी हो सकता है कि अगर एनर्जी इसको मिल रहा है, एनर्जी इसको मिल रहा है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है, बाहर से जितनी एनर्जी उससे ज्यादा एनर्जी इंक्रीज हो रहा है? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है करंट। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो करंट, करंट उसको क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से करंट इंक्रीज होता जाएगा, मैग्नेट नजदीक आएगा, करंट इंक्रीज होता जाएगा, हर बार करंट इंक्रीज होता जाएगा। अब करंट इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है? उसकी वजह से जूल हीटिंग आएगा। अब जूल हीटिंग आ रहा है, तो करंट कैसे इंक्रीज हो रहा है? बाहर से तो एनर्जी नहीं आ रही है, बाहर से एनर्जी नहीं आ रही है, तो ये इंफिनिटी वैल्यू तक कैसे बढ़ेगा? तो ये खुद ब खुद एनर्जी बना रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता। कि खुद ब खुद इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसा बना सकता है? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये क्रिएट नहीं हो सकती या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। अगर ये इनफाइनाइट वैल्यू तक बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है? ये भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ता रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ ये एनर्जी कंजर्वेशन वाला लॉ है, एनर्जी कंजर्वेशन करता है। मींस जो भी कॉज है, अगर नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है तो कॉइल उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। कॉइल उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। अगर अपोज नहीं करेगा तो इनफाइनाइट करंट बढ़ेगा। इनफाइनाइट करंट कहां से बढ़ा? उसके वजह से जूल हीटिंग होगा, और ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट करता है। क्या करता है? वायलेट करता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए लेंस लॉ क्या कहता है कि अगर मैग्नेट नजदीक आता है या मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो कॉइल उसको अपोज करेगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स मींस मैग्नेट दूर जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो कॉइल उसको सपोर्ट करेगा। कॉइल उसको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। मींस इंक्रीज, डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। उसकी वजह से क्या होगा? एनर्जी कंजर्वेशन एज इट इज रहेगा, एनर्जी कंजर्वेशन एज इट इज रहेगा। तो ये समझ में आ गया? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, लेंस लॉ के बारे में पता चल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम सीखने वाले हैं दोनों में कॉम्बिनेशन, दोनों में मींस लेंस लॉ और फैराडे लॉ का कॉम्बिनेशन, जो अभी ऑलरेडी हमने निगेटिव साइन देके सीख लिया है। ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ है। देखो फैराडेज लॉ क्या कहता है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फैराडेज लॉ हमें क्या कहता है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब हम फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। फ्लक्स का वैल्यू कहां से आता है? फ्लक्स हमें पता है, फ्लक्स इज नथिंग बट, देखो मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट 5 बाई एरिया, और देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया है, ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया है। तो देखो कंसिडर एरिया वेक्टर ए ऑफ द लूप। अब लूप का एरिया कितना है? ए है। लूप का एरिया कितना है? ए है। ए इज द एरिया ऑफ लूप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज बी। प्लेन को परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर, और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड कितना पास कर रहा है? बी, मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मींस पॉजिटिव है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है मींस पॉजिटिव वैल्यू है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, और फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? देन फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए। देखो फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पुट करते हैं।
देयरफॉर ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी बी डॉट डी ए। अब देखो हमने क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड तो इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है मींस बी का वैल्यू पॉजिटिव है और एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, तो एरिया वेक्टर भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव है, ये दोनों टर्म क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन आरएचएस का आंसर निगेटिव आ रहा है, आरएचएस का आंसर निगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है लेकिन आरएचएस का आंसर निगेटिव आ रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो कॉस को क्या करता है, अपोज करता है, कॉस को क्या करता है, अपोज करता है। तो निगेटिव साइन किसके वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ अपोजिशन, बिकॉज ऑफ अपोजिशन। तो अगर मैग्नेट नजदीक आएगा तो कॉइल उसको अपोज करेगा, तो अपोज करने के लिए कौन सा साइन दिया है, निगेटिव साइन। और ये निगेटिव साइन कहां से आया, लेंज लॉ। और फैराडेज लॉ हमें क्या कहता है कि अगर फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और लेंस लॉ क्या कहेगा, जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो फ्लक्स को अपोज करेगा, इसलिए इसमें क्या आया है, नेगेटिव साइन, इसलिए इसमें आया है नेगेटिव साइन। तो दोनों लॉ को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो यहां तक समझ में आ गया। तो आज हमने फैराडेज लॉ को स्टडी किया और उसके साथ हमने लेंस लॉ को अटैच किया, लेंस लॉ को समझ के। तो यहां हम स्टॉप करते हैं, आज हमारा लेक्चर यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, ठीक है। देयरफॉर थैंक यू।